हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एससीआई कृषि संस्थान चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हमारा जो लेक्चर है, आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर फील्ड के डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में, लाइक एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। जो एंट्रेंस एग्जाम आपको एग्रीकल्चर फील्ड में एक आपको अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो मेनली आपके 3 एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, वो होते हैं ICAR, BHU एंड MPPAT, ठीक है। ICAR, BHU और MPPAT, ये 3 एग्जाम्स हैं जो आपको अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्स, इससे रिलेटेड और भी एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, ASDT आपके CRs होते हैं और JET एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम होते हैं। लेकिन हम 3 एग्जाम्स के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि यही जो एग्जाम्स हैं जो इसके अंदर के सिलेबस हैं और भी जो एग्रीकल्चर फील्ड के अदर एग्जाम्स हैं उनके सिलेबस को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे हम आज। उससे पहले, सबसे पहले, इन कभी भी किसी भी एग्जाम को क्रैक करना होता है तो हमें एक स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ती है, और जो स्ट्रेटजी बनती है वो सिलेबस और पैटर्न के अकॉर्डिंग बनती है। क्योंकि जब तक हमें पैटर्न नहीं पता होगा तो हम स्ट्रेटजी तैयार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है। क्योंकि स्ट्रेटजी जब हमारी तैयार हो जाती है, आधा काम हमारा वहीं खत्म हो जाता है। 50% काम स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो ये चीज ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ICAR। देखिए, ICAR एग्जाम है, इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है। और AIEE है, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन, ठीक है। तो इसके बारे में तो सबसे पहले देखिए, ICAR एग्जाम है, ये ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है। इसमें ऑल इंडिया के जो अच्छे कॉलेजेस हैं एग्रीकल्चर फील्ड के, इसके इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू मिलता है, क्लियर है। इसमें देखिए, इसका जो एग्जाम पेपर आता है वो 600 मार्क्स का होता है, 600 मार्क्स का, जिसमें आपसे 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब देखिए, 150 क्वेश्चन 600 मार्क्स, तो आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का हुआ, ठीक है। और जिसमें 1 नेगेटिव मार्किंग भी है, ये ध्यान रखें। अगर गलत होता है तो उसमें आपको नेगेटिव मार्क 1 मिलेगा, ठीक है। और जो कि होता है आपका 3 घंटे का पेपर होता है, 3 आवर का, ठीक है। तो ये चीज पता होना चाहिए। 150 क्वेश्चंस। अब देखिए, इसमें भी आपको 3 सेक्शन उसमें चूज करने पड़ते हैं, जिसके अंदर केमिस्ट्री तो आपका कंपलसरी है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, एग्रीकल्चर। आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट के अकॉर्डिंग आप अपने 3 सब्जेक्ट चुन सकते हैं, लेकिन उसमें केमिस्ट्री सबसे आपका कंपलसरी ही रहेगा। ये चीज ध्यान रखें। उसके अंदर जो 3 सेक्शन जो बनने वाले हैं, तो 50-50 क्वेश्चंस के बनेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री के आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, और एक क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स का है तो आपका 200 मार्क्स का आपका केमिस्ट्री बनेगा। तो इसका मतलब ये है, इस एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको 50 क्वेश्चन मतलब 200 मार्क्स, 1/3 मार्क्स जो हैं वो आपके केमिस्ट्री के ही होने वाले हैं, क्लियर है। तो ये केमिस्ट्री एक अहम रोल रखता है ICAR एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। चलिए, इसके सिलेबस के बारे में हम जिक्र करेंगे। उसके बाद दूसरा एग्जाम है BHU। BHU है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी है जो अपना सेल्फ ही एक एग्जाम कंडक्ट कराती है, ठीक है। इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो 300 मार्क्स का होता है। इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें भी आपका 1 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग रहता है, नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रहती है, ठीक है। अब इसके अंदर 100 क्वेश्चंस है, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहने वाले हैं, रीजनिंग, 25 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के, और 50 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के, ठीक है। ये पता है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 50 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है, तो इस हिसाब से केमिस्ट्री का 75
मार्क्स का बनता है। मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको केमिस्ट्री ही पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो मैं आपको मेनली आपको केमिस्ट्री के बारे में ही आपको बताने वाला हूं, केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है, केमिस्ट्री का क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उसके अंदर, क्लियर है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। BHU के लिए 75 मार्क्स का जो है वो केमिस्ट्री आता ही आता है, जिसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ICAR एग्जाम में 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। ये चीज पता होनी चाहिए। फिर तीसरा है MPPAT। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं केमिस्ट्री के जो 25 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, इनकी स्ट्रेटजी हमें कैसे बनानी है, इनको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व कर रहे हैं विद इन टाइम में, इनकी स्ट्रेटजी भी हम तैयार करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल अच्छे एक लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक मैं आपको ले आऊंगा। चलिए यहां पे देखिए MPPAT का जो एग्जाम होता है वो टोटल होता है 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स का एग्जाम है, इसमें 200 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इसके अंदर नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्क्स, ठीक है, ये ध्यान रखिए। 200 मार्क्स 200 क्वेश्चंस। अब देखिए इसमें 100 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर ही होता है, आपको पता है। 25 क्वेश्चन है मैथ्स, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री, और 25 क्वेश्चन फिजिक्स, और 25 क्वेश्चन बायो। अब यहां आप देख रहे हैं 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं, तो एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है, तो 25 मार्क्स का आपका केमिस्ट्री आता है। देखिए 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन है, और इसका जो टाइमिंग होता है 3 घंटे रहता है, 3 आवर का ही रहता है। अब देखिए ये जो 3 आवर में 200 क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं, 200 क्वेश्चंस, इसका मतलब इसका जो लेवल है इन एग्जाम्स के कंपेयर में बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। तो जो सबसे टफेस्ट एग्जाम माना गया है एग्रीकल्चर फील्ड का वो ICAR ही होता है, और वो भी ज्यादा टफ नहीं है, अगर हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आराम से वो भी क्रैक कर सकते हैं, क्लियर है। बस आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चीजें कवर करनी है, स्ट्रेटजी तैयार करनी है, हम स्ट्रेटजी पे वर्क करेंगे और आराम से इस एग्जाम को भी क्रैक कर सकते हैं, क्लियर है। तो कोई ज्यादा टफेस्ट नहीं है, आराम से कर सकते हैं। चलिए ये 3 मार्क्स आपके, मैंने ये 3 आपको एग्जाम्स के बारे में बता दी। और भी एग्जाम्स हैं, बहुत सारे एग्जाम है, JET है, CGPAT, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं एंट्रेंस एग्जाम, लेकिन ये इनमें जो सिलेबस आने वाला है इन्हीं सिलेबस के अकॉर्डिंग हम और भी एग्जाम्स के एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं, तो यही सिलेबस उनके अंदर कॉमन सिलेबस की तरह होता है, ठीक है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, इनके सिलेबस के बारे में जिक्र करने वाले हैं। सबसे पहले हम MPPAT के सिलेबस के बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है। MPPAT में सिलेबस क्या आता है तो उसके बारे में देखेंगे, मेनली हम केमिस्ट्री के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं MPPAT एग्जाम सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री का क्या सिलेबस रहने वाला है, तो देखिए सबसे पहला जो इसके अंदर टॉपिक है वो है परमाणु संरचना, परमाणु संरचना जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा है इसके अंदर रासायनिक बंध, रासायनिक बंध, ये होता है केमिकल बॉन्डिंग। देखिए मैं आपको बता दूं परमाणु संरचना में, परमाणु संरचना सबसे इंपॉर्टेंट है, परमाणु संरचना और रासायनिक बंध। आपको पता है MPPAT में 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जैसा कि आपने देखा होगा 2018 का पेपर, 2019 का पेपर, तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है परमाणु संरचना और रासायनिक बंध में से पूछे गए हैं। MPPAT 2018 की बात करें तो समथिंग 6 से 7 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक के ही मिला गए थे, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो पूछा गया परमाणु संरचना है, क्योंकि ये बेसिक है, ये जो टॉपिक है केमिस्ट्री का बेसिक है, तो इसमें से जो बेसिक टॉपिक होते हैं उसमें से क्वेश्चन MPPAT वाले ज्यादातर पूछते हैं, ठीक है। तो हमें इस टॉपिक पर ज्यादातर ध्यान देना है। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन का, हम इलेक्ट्रॉन के बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, डाल्टन थ्योरी, बोहर का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, हम इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे करते हैं, अबाउ का नियम, हुंड का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम, प्लांक कांस्टेंट, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर ही आता है और इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, इसी वाले के जो होते हैं परमाणु संरचना में। दूसरा है रासायनिक बंध। तो MPPAT में इसमें रासायनिक बंध में केवल 3 चीजें पूछता है, केवल और केवल आयनिक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक और उपसहसंयोजक।
मतलब आपका आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड और कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ये तीन ही आपके हैं इसके अंदर टॉपिक जो रासायनिक बंध में से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें। चलिए, तीसरा है आयनिक सिद्धांत या आयनिक साम्य, आयनिक थ्योरी भी हम कह सकते हैं। ठीक है, आयनिक प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, आयनिक थ्योरी। तो आयनिक थ्योरी में इसमें से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इसमें से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आयनिक सिद्धांत में से भी आते हैं। इसमें मेनली हम बात करते हैं आयनीकरण के बारे में, अम्ल क्षार के इनके विलेयता गुणनफल के बारे में, इनके जल के आयनिक गुणनफल के बारे में, पीएच सॉल्यूशन जो आपका पीएच मान होता है, डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, उसमें हम पीएच निकालने के लिए भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, बफर विलयन के बारे में पूछ लिया जाता है, लवण, जो भी लवण होते हैं किस टाइप के लवण बनते हैं, ये कौन सा लवण है, K2SO4 है तो बताइए कौन किस से बना हुआ है, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से बना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आयनिक सिद्धांत या आयनिक थ्योरी में से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें, क्योंकि इसमें से भी 3 से 4 क्वेश्चन इसी के अंदर से पूछे जाते हैं। चलिए, चौथा है विलयन करें। तो विलयन में सबसे, विलयन के अंदर एक टॉपिक है सॉल्यूशन के अंदर, वो पूछा जाता है आयतनात्मक विश्लेषण। आयतनात्मक विश्लेषण, देखिए, तो आयतनात्मक विश्लेषण में से 100% 2 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं हर साल। जैसे आयतनात्मक विश्लेषण के बारे में बात करें तो इसमें केवल और केवल मोलरता, नॉर्मलता, तुल्यांकी भार, जल तुल्यांक, इसके बारे में पूछा जाता है। क्लियर है? तो आयतनात्मक विश्लेषण है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो विलयन के अंदर का पार्ट है। ठीक है, विलयन एक पूरा टॉपिक है, राउल्ट का नियम वगैरह इसके अंदर नहीं पूछा जाता है, वो आपके बीएचयू और आईसीआर में पूछा जाता है। इसमें केवल छोटे छोटे नॉर्मलता, मोलरता और मोललता, और इसके अलावा मूलों की संख्या, मूल प्रवाह, और इसके अलावा अगर हम ज्यादा और डीपली जाते हैं तो इसमें तुल्यांकी भार, जल तुल्यांकों की संख्या, इस टाइप से क्वेश्चन इसके अंदर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करें, 5वां टॉपिक है कोलाइड। कोलाइड विलयन है, जिसमें हम बात करेंगे कोलाइड विलयन में स्वर्ण संख्या के बारे में, जल स्नेही कौन से होते हैं, जल विरोधी कौन से होते हैं, धुआं है किस से बना हो, प्रक्षेप्य प्रवस्था क्या है, इसकी प्रक्षेपण माध्यम क्या है। आपसे पूछ लिया धुआं या रबर, दूध, ये किस चीजों से बना हो, इनकी प्रक्षेप्य प्रवस्था बताइए, प्रक्षेपण माध्यम बताइए, ये सब कोलाइड के अंदर आता है। स्वर्ण संख्या के मान पूछ लेता है, जो सिंपल स्टार्च का कितना होता है स्वर्ण संख्या का मान, या स्वर्ण संख्या क्या होती है, हार्डी-सुलजे का नियम, ये सब चीजें हम कोलाइड में डिस्कस करने वाले हैं। इसका भी एक क्वेश्चन 100% आता है, हर साल आता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर पे, हम 6वें नंबर पे बात करें तो इसमें देखिए, एक बात देखिए, रेडॉक्स क्रिया के भी कुछ क्वेश्चंस ये सिलेबस में नहीं होके भी इसके क्वेश्चंस अब पूछने जाने लगे हैं। रेडॉक्स क्रिया, ठीक है, रेडॉक्स में अपचयन के बारे में, अपचयन कौन सी क्रिया होती हैं, ऑक्सीकरण कौन सी क्रिया होती हैं, इनके बताने पड़ते हैं कि इसमें कितना ऑक्सीकरण संख्या का परिवर्तन हुआ है, ये सब रेडॉक्स क्रिया में होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शंस होती हैं, इनको बैलेंस कैसे किया जाता है, ये सब रेडॉक्स क्रिया में आता है। ठीक है, 7वां टॉपिक है, 7वां इसके अंदर जो चैप्टर आने वाला है वो है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें। ऑर्गेनिक का है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि कार्बनिक रसायन, इससे में 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 3 से 4 या 2 से 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसमें बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा यौगिक एलिफेटिक है, एरोमेटिक कौन सा है, एलिसाइक्लिक कौन सा है, कि आपको पहचानना होता है। 4 ऑप्शन दिए, बताइए इनमें से एरोमेटिक कौन सा है। ठीक है, तो हगल का नियम वगैरह लगाते हैं, तो ये सब चीजें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या फिर आईयूपीएससी पूछ लिया जाता है। आईयूपीएससी क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है। एक समाव्यवता आइसोमेरिज्म की बात करें, उसका भी एक क्वेश्चन, तो इसमें बिल्कुल फिक्स है, आइसोमेरिज्म का एक क्वेश्चन आने ही आना है, आईपीसी का एक क्वेश्चन आने ही आना है। एरोमेटिक की बात करें, एरोमेटिक, एलिफेटिक, इनमें से भी एक क्वेश्चन पूछा है। तो हम मेनली हम बात करते चले तो 3 से 4 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से 100% आते ही आते हैं। ठीक है, 8वां है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में
हाइड्रोकार्बन में दो टाइप के हाइड्रोकार्बन इसके अंदर दिए गए हैं, एक होता है संतृप्त और दूसरा होता है असंतृप्त। तो संतृप्त की बात करते हैं तो उसमें हमें इसमें सिंपल मीथेन के बारे में डिस्कस किया था, जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं। असंतृप्त में डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, जिसमें इनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इथिलीन और एसिटिलीन, इन दोनों के बारे में। तो मेनली इसमें मीथेन, ठीक है, इथिलीन और एसिटिलीन, ये तीन ही हैं जो इंपॉर्टेंट है हाइड्रोकार्बन के बारे में। इनको कैसे बनाया जाता है, इनकी प्रयोगशाला विधि क्या होती है, इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, इनके उपयोग क्या होते हैं, इन्हीं तीनों के बारे में डिस्कस किया गया है हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन ये इन्हीं तीनों पर डिपेंडेंट है। एमपीपीएटी में इन्हीं तीनों से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए, जो आपको पता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, यही इसके अंदर होते हैं। ठीक है, चलिए, नौवां जो टॉपिक है इसके अंदर वो है एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। जैसे कि हम बात करें एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ये टॉपिक है। एल्कोहल में जो पूछा जाता है वो एल्कोहल में स्पेशली जो पूछते हैं वो इथाइल एल्कोहल के बारे में ही पूछते हैं कि इथाइल एल्कोहल को कैसे बनाया जाता है। एल्डिहाइड में भी पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन सी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, कैनुजारी रिएक्शन, रीमर-टीमन रिएक्शंस, इनके बारे में पूछ लिया जाता है, स्विफ्ट रिएक्शंस एल्डिहाइड में। कीटोन में जो पूछा जाता है वो यूरिया के बारे में पूछा जाता है, NH2CONH2। ठीक है, तो यूरिया में इसकी प्रॉपर्टी, इसको कैसे बनाया जाता है, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इनके उपयोग। ठीक है, जो यूरिया है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो इसका क्वेश्चन एक ना एक दे ही देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में मेनली जो पूछता है वो एसिटिक अम्ल के बारे में जरूर पूछता है। एसिटिक अम्ल बनाने की कौन कौन सी विधियां, इनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इसमें मेनली जो है विनेगर जो है, ठीक है, विनेगर कैसे बनता है, ठीक है, तो वो इनसे कैसे बनता है, वो सब चीजें इससे रिलेटेड पूछी जाती हैं। तो मेनली इस वाले टॉपिक में एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तो इनसे एक एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, या इसमें से दो क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन इस टॉपिक में से आते ही आते हैं। क्लियर है, चलिए, 10वां जो है इसमें आता है तेल, बसा और सावन। तेल, बसा और सावन बहुत ही सिंपल टॉपिक है, और इसमें 2019 में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहे थे अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि उनने पेपर को इतना सिंपल बना दिया था, क्योंकि ये सिंपल टॉपिक है। और 3 से 4 क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए, 3 से 4 क्वेश्चन, बल्कि इस बार 2019 का जो पेपर है उसमें 3 से 4 क्वेश्चन इसके पूछ लिए गए, इसलिए बहुत पेपर आसान हो गया था। तो तेल कैसे बनाया जाता है, इनके उपयोग क्या होते हैं, इनसे इसमें कुछ क्रियाएं होती हैं, अगर इसको मिला देंगे तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, वनस्पति घी कैसे बनता है, ये सब इससे रिलेटेड। तेल का फॉर्मूला क्या होता है, तेल के लिए कम से कम कितने कार्बन होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाते हैं। बसा, तेल और बसा दोनों ही इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, और सावन का सिंपल है, सावन कितने प्रकार के होते हैं, सावन कैसे बनाया जाता है, इसकी प्रयोगशाला विधि क्या होती है, इसमें कौन कौन से सावन को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं, ये सब चीज इसके बारे में पूछ ली जाती है। सावन और अपमार्जक भी आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें भी क्वेश्चन पूछे हैं, इसका हम मेनली जो वेटेज मान के चले 1 से 2 क्वेश्चन का होता है, लेकिन इस बार 3 से 4 पूछ रहे, तो ये अनएक्सपेक्टेड रहता है कि किस में से कितने क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। अब पेपर उनको टफ बनाना है, तो जो आपके टॉपिक्स हैं, जो एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन कर दिएंगे। सिंपल करना है तो जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, परमाणु संरचना सबसे बड़ा टॉपिक है, पर ये सबको क्लियर होता है और ज्यादातर लोग अच्छे से पढ़ चुके होते हैं, तो इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन, छोटे छोटे टॉपिक में से ज्यादातर क्वेश्चन दे देते हैं, तो पेपर और आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए, 11वां है जो है आपका बायोकेमिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं जैव अणु, बायोमोलिक्यूल। देखो, बायोमोलिक्यूल में आपको पता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन
ये सब चीजें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, एंजाइम, इसके बारे में डिस्कस होता है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी टॉपिक है। विटामिन, ये सब चीजें इसी के अंदर पूछी जाती है। ठीक है, तो इसमें से भी क्वेश्चन आ ही जाते हैं, 102 क्वेश्चन इसके अंदर से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाता है या किसके अंदर विटामिन सी है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, वो इसमें से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, 11वां हो गया। 12वां है मिनरल। ठीक है, सॉइल के अंदर मिनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ठीक है, मिनरल, तो मिनरल प्रॉपर्टी, मिनरल के बारे में बात करें तो सीधे मिनरल ही आप इसको नोट कीजिए। देखिए मिनरल्स क्या है, मिनरल्स आपके जो पूछे जाते हैं सॉइल के अंदर कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इनकी कंपोजिशन के बारे में कि मिनरल्स कैसे कैसे बनते हैं, अलग अलग टाइप के। जैसे कि आपको हॉर्न सिल्वर है तो हॉर्न सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है, कैलेमाइट का फॉर्मूला क्या होता है ना, हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, फॉर्मूले पूछे जाते हैं ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल एक लेक्चर का ही है और इसमें से भी एक क्वेश्चन इसके अंदर से पूछ लिया जाता है। क्लियर। एक और होता है इसके अंदर फर्टिलाइजर का आता है, खाद के बारे में, जो कि आप एग्रीकल्चर में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर पढ़ ही लेंगे तो इसमें पढ़ने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेनली हमें 12 टॉपिक पढ़ने हैं। ये 12 टॉपिक हैं जो एमपीपीटी के सिलेबस में आते हैं, जिसमें क्वेश्चन कितने के आते हैं, 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो इन्हीं टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। ठीक है, और हमारा जो एग्जाम है, अब वो उसकी एग्जाम डेट तो डिक्लेयर हो चुकी है, तो उसी एग्जाम को हमें टारगेट करके हमने एक टारगेट बैच बनाया है। ठीक है, जिसमें हम यही वाले सिलेबस है उसको करने वाले हैं और इसी वाले सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे और आपके एग्जाम से पहले हम आपका ये सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। क्लियर है, और कंप्लीट कराने के बाद आपके इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में उसको भी साथ में लेकर चलेंगे, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी और आपको पुराने क्वेश्चंस भी लगाने का अच्छे से टाइम मिलेगा और सॉल्व भी आपके होते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलिए तो अब देखिए आईसीआर, बीएचयू और एमपीपीटी का हमने सिलेबस देख लिया है। तो देखिए आईसीआर और बीएचयू ये दोनों का सिलेबस लगभग सेम होता है। जैसे आपको पता है प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, पर बराबर नहीं होता, लगभग बराबर होता है। ऐसी आईसीआर और बीएचयू का सिलेबस जो है, इन दोनों का सिलेबस क्या होता है, लगभग बराबर या पूरी बराबर होता है। ठीक है, ये मान के चलते हैं। तो इसमें जो मेनली ये टॉपिक्स हैं, इसमें बेसिक केमिस्ट्री इसके अंदर ऐड हो जाता है। बेसिक केमिस्ट्री का है, देखिए आपको मैं एक चीज बता दूं, जो आईसीआर बीएचयू का जो सिलेबस है ये थोड़ा सा डिफरेंट है एमपीपीटी से। तो इसके लिए न्यू बैचेस, इसके लिए अलग से बैचेस स्टार्ट होंगे, इसके लिए एक अलग से ही कोर्स होता है। ठीक है, इसके लिए अलग से बैच होगा तो जिसमें ये टॉपिक्स अलग से पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, और इनको भी फिर दोबारा पढ़ाए, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर इसमें सिंपल रहता है, छोटा रहता है, लेकिन हमें इसमें वाइड पढ़ना पड़ता है, इसमें और डीपली पढ़ना पड़ता है। ठीक है, रासायनिक बंध के अंदर हम इसमें केवल 3 चीजें पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर रासायनिक बंध के अंदर हमें हाइड्रोजन बंध भी पढ़ना पड़ता है, बेस्पर थ्योरी भी पढ़ना पड़ता है, वीवीटी थ्योरी भी पढ़ना पड़ता है, संकरण भी पढ़ना पड़ता है, ये सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो इसमें डीपली पढ़ना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि 50 क्वेश्चन आपके रहते हैं आईसीआर में केमिस्ट्री के। ठीक है, और थोड़ा सा लेवल इनसे अच्छा रहता है। ठीक है, चलिए बेसिक केमिस्ट्री में हम देखें तो बेसिक केमिस्ट्री में मोलों की संख्या टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिए, 10 मिलीलीटर जल में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात की, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, एसटीपी पे, एनटीपी पे ये इनके आयतन पूछे जाते हैं, तो बेसिक केमिस्ट्री के अंदर ही आता है। ठीक है, अब देखिए एक मैंने इसमें एक चीज बताना भूल गया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बनिक रसायन है, इसमें इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल मतलब आपका मूल अनुपाती सूत्र और अणु सूत्र का एक क्वेश्चन 100% आता है इसमें। तो इसके 3 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स हैं, मूल अनुपाती सूत्र, एक आपका आईपीएसी नेम और तीसरा समाव्यवस्था। तो 3 क्वेश्चन इसके 100% हो जाते हैं। 3 तो आते हैं, 3 से 4 ही पूछ सकता है, लेकिन 3 से कम नहीं पूछेगा। तो ये बहुत ही, क्योंकि इसका बेसिक टॉपिक जो फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक टॉपिक परमाणु संरचना है, उसी टाइप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक टॉपिक आपका कार्बनिक रसायन है। तो इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन इसके 100% होते हैं। चलिए देखिए बेसिक केमिस्ट्री। दूसरा होता है पीरियोडिक टेबल के बारे में बात होता है। पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी के भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब आवर्त सारणी में आयनन ऊर्जा, इनकी त्रिज्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में डिस्कस किया जाता है। किसकी कौन सी प्रॉपर्टीज है, कौन से एस ब्लॉक के, कौन से पी ब्लॉक के, कौन से डी ब्लॉक के, एस ब्लॉक में कौन से तत्व होते हैं, ये बारे में डिस्कस किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखें। अब पीरियोडिक टेबल में ये ध्यान रखें, पूरा एस ब्लॉक, पूरा पी ब्लॉक
ये सब एस ब्लॉक में कौन कौन से समूह होते हैं, तो इसका पूरा एक चैप्टर है एस ब्लॉक का। पी ब्लॉक का पूरा चैप्टर है। पी ब्लॉक में 6 समूह होते हैं। 6 समूह के बारे में, इनकी अपचयन कौन सी होती है, इनकी आयनन ऊर्जा क्या होती है, इनके पी ब्लॉक के तत्व किस इससे क्रिया कराएं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सब इनके इसके अंदर पी ब्लॉक का एक अलग ही चैप्टर है। ऐसे डी और एफ ब्लॉक का भी चैप्टर है। डी एफ ब्लॉक का चैप्टर है पूरा, जिसमें हम लेंथेनाइड एक्टिनाइड श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा एक चैप्टर है। ये तीनों एक अलग चैप्टर है। पीरियड टेबल एक अलग चैप्टर है। क्लियर। चलिए, मेनली इसमें एक सबसे अच्छा चैप्टर जो माना गया है आईसीआर में, केमिकल काइनेटिक्स। सिंपल भी है और क्वेश्चन भी पूछा जाता है। रासायनिक बलगतिकी, जिसको हम बोलते हैं रासायनिक केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। एक है थर्मोकेमिस्ट्री, जिसको हम थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स। एक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, इसकी भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक आता है गैसेस में, गैसेस के अकॉर्डिंग, जो गैसेस की अणुगतिज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होता है, एक चैप्टर है जिसमें हम पढ़ते हैं बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, ये सब चीजें आती हैं। तो एक होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों का अणुगतिज सिद्धांत, ठीक है ना। ये होता है इनकी गैसेस का गतिज थ्योरी या अणुगतिज सिद्धांत जो होता है वो इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, और इसके अंदर पूछे जाते हैं, ये हो गया। एक होता है कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री का क्वेश्चन आते ही आता है, क्योंकि इसमें लिगेंड्स होते हैं। इसमें आईयूपीएससी नाम भी पूछ लेता है कि लिगेंड्स हैं, लिगेंड से रिलेटेड होता है और कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री। इसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। CONH3 इसका दे दिया +2, ठीक है, बताइए इसका नाम क्या है, ये क्या चीज है, तो ये चीज पूछ लेता है। संकुल यौगिक, जिसको हम कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री संकुल यौगिक बात करते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री है जो आपका पूरा का पूरा डी ब्लॉक से संबंधित रहता है, ठीक है। तो ये भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद इसमें हाइड्रोकार्बन का एक विस्तृत रूप पूछा जाता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। क्लियर है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मेनली इसके अंदर, अब इसके अंदर इसमें भर जाता है कुछ पैटर्न, नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, ये तो रहते ही रहता है, मैंने आपको बताया। आईयूपीएससी रहेगा, समाव्यक्त रहेगा, लेकिन जो पार्ट बढ़ जाता है वो है SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, SE1, SE2, ये रहती है इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं। इसके अंदर इसमें पहचानने के लिए आता है इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इनमें से कौन सा नाभिक स्नेही है, वो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। कौन सी मुक्त मूलक अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। उनमें पूछ लिया जाता है बताइए इनमें से कौन सी अम्लीयता का क्रम बताइए, तो वो अपन को डिपेंड करता है। हम इसमें प्रेरक प्रभाव जो बताते हैं, प्रेरक प्रभाव, मेसोमेरिक प्रभाव, ये सब इसके अंदर पढ़ना पड़ता है, ठीक है। दूसरा है इसके अंदर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में मैंने आपको बताया है सिंपल मीथेन, इथिलीन, एसिटिलीन था इसमें, लेकिन इसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों के बारे में डिस्कस करना होता है। उसमें साथ में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी आ जाता है। इसके अंदर जो जुड़ जाता है टॉपिक वो एरोमेटिक और जुड़ जाता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसमें भी ये वाला टॉपिक ऐड हो जाता है। तो एरोमेटिक आप समझ रहे होंगे, जैसे बेंजीन होता है, एरोमेटिक होता है, जो बंद श्रृंखलाएं वाले होते हैं, ऑल्टरनेट डबल बॉन्डिंग होते हैं, वो एरोमेटिक यौगिक होते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी अभिक्रिया किसी और के साथ करा दी जाए तब क्या होगा, मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। बेकेलाइट बन जाते हैं, फिनॉल की फॉर्मल्डिहाइड से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, तो ये सब हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आएगा। क्लियर। चलिए, इसके अंदर हेलो एरिन्स भी आ जाती है। हेलो एरिन्स जो रिलेटेड होती है आपके, जैसे कि आपका बेंजीन के बाद क्लोरीन लगा दिया तो हेलो एरिन्स बन जाते हैं, तो इनकी क्रियाएं भी पूछी जाती हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा जाता है, हेलो एरिन्स, ठीक है। इसके भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसकी क्रियाएं पूछी जाती है मेनली, ठीक है। हेलो एरिन्स आया। उसके बाद हम बात करें एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये पूरा का पूरा पूछा जाता है, लेकिन हमने इसमें बात करी मेनली इथाइल अल्कोहल, यूरिया, एसिटिक अम्ल, लेकिन इसमें विस्तृत रूप पूछा जाता है। इसके अंदर विक्टर मेयर परीक्षण हो जाए एल्कोहल का,
कीटोन का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, इनमें परीक्षण पूछे जाते हैं, इनकी क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन, इनके इसका विस्तृत रूप है जो इसके बारे में देखें, इनमें परीक्षण पूछे जाते हैं, परीक्षण। ठीक है, और इनसे रिलेटेड क्रियाएं पूछेंगी। अगर मान लो एल्कोहल की हमने क्लोरीन के साथ क्रिया कराई तो क्या बनेगा, तो इसमें क्या होगा, क्लोरीन OH को प्रतिस्थापित कर देगा तो क्या बनेगा, ये सब क्रियाएं इसके अंदर पूछी जाती हैं। मतलब प्रयोगशाला विधि होती है, इनकी भौतिक गुण, रासायनिक गुण वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर, हम किसी का क्लोरीनीकरण करें किसी भी एल्कोहल का तो क्या उत्पाद प्राप्त होगा, तो ये एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें। क्लीमेंसन अभिक्रिया है जो कि एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब बात करें, इसके अंदर एक टॉपिक लिया जाता है, एक तेल बसा तो वो रहता ही है बिल्कुल सेम इसी तरीके से, ऑयल, फैट और सोप। ठीक है, ये तो रहता ही है। अब इसमें एक टॉपिक और ऐड होता है, इसमें पॉलीमर, पॉलीमर जो कि इसमें नहीं आएगा एमपीपीटी में, इसमें पॉलीमर पूछ लिया जाता है। तो पॉलीमर एक इंपोर्टेंट है टॉपिक, इसमें से नाइलॉन 66, नाइलॉन 66, टेफ्लॉन, ये सब चीज पूछ ली जाती है। बेकेलाइट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। बेकेलाइट का यूज कहाँ होता है, बेकेलाइट कैसे बनता है, टेफ्लॉन कैसे बनता है, इनकी कंपोजिशन कैसे होती है, किसकी अभिक्रियाएं कराएंगे तो आपका टेफ्लॉन बन जाएगा। नाइलॉन 66 क्या होता है, नाइलॉन 66 क्या होता है, इस रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आपको पूछ लिया जाते हैं। जो प्लास्टिक मटेरियल, रबड़ जो मटेरियल होते हैं जो आपकी स्ट्रेचिंग की जाती है, जो स्ट्रेचिंग वाले मटेरियल होते हैं, सब पॉलीमर्स के बने होते हैं। ठीक है, तो इस रिलेटेड एक क्वेश्चन तो पूछे जाने वाला है। एक केमिस्ट्री डेली लाइफ का, आपको बायोमोलिक्यूल है वो तो आने ही आना है, बायोमोलिक्यूल। ठीक है, और एक है बायोमोलिक्यूलर जैव अणु जिसमें आपको लिपिड्स, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब चीजें पूछी जाने वाली है। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन के बारे में भी, प्रोटीन का संगठन क्या होता है, प्रोटीन का यूज क्या होता है, कौन कौन से हमारे शरीर में प्रोटीन पाई जाती है, इनके स्रोत क्या है, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, वो बायोमोलिक्यूल के अंदर आ जाएगा। चलिए, अब उसके बाद है केमिस्ट्री डेली लाइफ में। ठीक है, डेली लाइफ में केमिस्ट्री का क्या यूज, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि हम जो सामान्य वातावरण में, एनवायरनमेंट में हमें केमिस्ट्री का क्या क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का कहाँ हमें यूज हो रहा है, तो इससे रिलेटेड जनरल लाइफ की चीजें भी पूछी जाती हैं। ठीक है, जो कि हमें देख देख के भी पता चलती है, उसके बारे में भी एक टॉपिक है। तो डेली लाइफ केमिस्ट्री, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, एक मिनरल्स वाला टॉपिक है, वो तो होता ही होता है। क्लियर, तो ये क्वेश्चंस हैं, ये ध्यान रखें। एक इसमें हमने एक टॉपिक देखा था विलयन, आयतनात्मक विश्लेषण था। ठीक है, तो आयतनात्मक विश्लेषण जो होता है इसमें, लेकिन आयतनात्मक विश्लेषण के अलावा पूरा विलयन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर विलयन आता है, लेकिन पूरा इसके अंदर अणु संख्या, गुणधर्म, हिमांक, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक उन्नयन, इस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, परासरण दाब, ये सब विलयन के अंदर आता है पूरा। लेकिन इसमें क्या था, केवल मोलरता, नॉर्मलता, मोललता, ये सब पूछी जाती है। अब इसके अंदर आयनिक सिद्धांत था, लेकिन इसके अंदर पूछा जाता है पूरा साम्य, इक्विलिब्रियम। साम्य दो टॉपिक होते हैं, एक रासायनिक साम्य, एक आयनिक साम्य, दोनों ही डिस्कस किए जाएंगे इसके अंदर। तो ये पूरा सिलेबस है। टोटल ICAR BHU में टोटल 30 के अप्रोक्स हैं टॉपिक्स हैं, मतलब टोटल मान के चले 32 टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो जो कि हमने लेकर हम कैटेगरी डिवाइड करें तो हम उन सिलेबस को 25 के समथिंग टॉपिक्स के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर 50 क्वेश्चन आपके ICAR में आते हैं इन्हीं केमिस्ट्री के सिलेबस में। ये पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस है। BHU का भी सिलेबस आपका पूरा का पूरा यही है, बस थोड़ा सा पैटर्न का थोड़ा सा अंतर है कि BHU में 50 क्वेश्चन है और ICAR में 50 क्वेश्चन है और BHU में कितने 25 क्वेश्चन है। इसमें कितने हैं 50, इसमें कितने हैं 25, आधे क्वेश्चंस हो गए हैं, लेकिन सिलेबस पूरा यही है। ठीक है, तो ये आपको मैं बताते चलूंगा। हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला टॉपिक है वो हम परमाणु संरचना से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और क्योंकि हम भी हमारा MPPT बैच स्टार्ट होने वाला टारगेट ओरिएंटेड है, तो हम ये सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। और ये जो सिलेबस जो मैंने आपको बताया ICAR BHU का पूरा है ओवरऑल, लेकिन इसमें डीपली तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, उसका हमारा अलग बैच होगा जो आपको हमारे ऐप पे मिलता रहेगा। ठीक है, तो ऐप पे हमारे कोर्सेस आने वाले हैं BHU ICAR के, वो आप ज्वाइन करेंगे। BHU ICAR का सेपरेट होगा और
एमपीपीएटी का सेपरेट होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के पैटर्न क्या है, अलग अलग है, इसलिए बैचेस भी क्या होंगे, अलग अलग ही होंगे। क्लियर। चलिए, तो ये हमने आज डिस्कस किया इनके पैटर्न के बारे में। और ये ध्यान रखिए, स्ट्रेटजी जो होती है वो ये पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपको मैं बता दूं, सबसे सिंपल जो टॉपिक्स हैं वो परमाणु संरचना है, इसमें हम ध्यान देने वाले हैं। रासायनिक बंध है, इसमें भी ध्यान देने वाले हैं। आयनिक सिद्धांत, देखिए अगर विलयन हमारा अच्छे से हो गया तो आयनिक बहुत अच्छे से, पर ये 4 टॉपिक तो ऐसे हैं बिल्कुल बहुत ही अच्छे से, इसकी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे क्योंकि इन्हीं 4 टॉपिक का हम आगे चल के यूज करने वाले हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें पीरियडिक टेबल की, पीरियडिक टेबल अगर अच्छे से हो गया तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक ये अच्छे से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्यों हम पूरा पीरियडिक टेबल के अंदर ये सब चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फिर बचती हैं क्रियाएं, वो हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं, क्यों हमें जब बेसिक पता होगा तो आराम से 3 टॉपिक क्लियर कर लेंगे। क्लियर है। अब देखिए बात करें बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री तो हम इतना है कि आराम से मूलों की संख्या जो हम इसके अंदर कवर कर लेंगे विलयन के अंदर, तो इससे ये रिलेटेड हो गया, आराम से कर सकते हैं। बात करें केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स बहुत, उसमें केवल गति, क्रियाओं की गति के बारे में पूछा था, आराम से कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसको इतना क्वेश्चंस है, इसमें मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगा, इतने अपन न्यूमेरिकल्स कर लेंगे कि आराम से ये टॉपिक भी हो जाएगा। एक थर्मोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, इनमें से केवल और केवल न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। इनके हम कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे तो इनके न्यूमेरिकल अपने आप ही बनने लगेंगे। क्लियर। देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसमें भी कुछ फॉर्मूलेज हैं, कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, इसमें थोड़ा सा याद करने वाला है, ठीक है, क्योंकि रिएक्शंस होती है कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में और इसके आईपीसी ने हम आराम से कर सकेंगे याद। SN1, SN2, SE1, SE2 ये कौन सी रिएक्शंस होती है, नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, आराम से हम धीरे धीरे इनकी रिएक्शंस को पढ़ेंगे, कुछ याद करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन इसमें पढ़ेंगे, मीथेन, इथिलीन, एसिटिलीन, तो आराम से हम इसको भी हम कवर कर सकते हैं। तो बाकी जितने भी आपके टॉपिक्स हैं सब इससे रिलेटेड हैं और बहुत ही सिंपल है। ध्यान रखें केमिस्ट्री क्या है, हमारी डेली लाइफ की चीजें हैं। जितनी भी आप ये पूरा आप सिलेबस देख रहे हैं, इन सभी का यूज मैं आपको डेली लाइफ से रिलेट करवाऊंगा कि डेली लाइफ में इनका यूज कहाँ होता है। तो आपकी जो केमिस्ट्री का जो इंटरेस्ट है और बढ़ जाएगा और आसानी से चीजें याद होती चली जाएंगी। आपको लग रहा है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, 30 टॉपिक कैसे होंगे, पर आपको 30 टॉपिक लगेंगे, क्योंकि हम डेली लाइफ से जब पढ़ेंगे तो अपने आप इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा और विद इन अच्छे और टाइम से जो एग्जाम टाइम होगा उससे पहले हम इसका सिलेबस खत्म भी कर लेंगे, टेस्ट सीरीज भी हो जाएगी। बिल्कुल हमारा टाइम शेड्यूल बना हुआ है, उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। और ये आपको बस इतना ध्यान रखना है, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलने हैं, जितना आपको होमवर्क दिया जाता है वो होमवर्क कंप्लीट करना है, अपने डाउट्स भी साथ ही साथ आपको क्लियर करते हुए चलने हैं, ठीक है। डाउट्स इकट्ठे नहीं करने हैं और डाउट्स आप साथ साथ चलाएंगे और क्लियर भी होते चलेंगे तो आपका फिर क्या होगा, बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आपको बेसिक टॉपिक जो पढ़ाए जाएंगे उसमें डाउट्स नहीं होना चाहिए, और डाउट्स आ रहे हैं तो फटाफट उसी टाइम क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बेसिक टॉपिक का यूज आगे टॉपिक्स में भी होने वाला है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ठीक है, आज के लिए मैंने सिलेबस बता दी। आज के लेक्चर में इन्हीं सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना एमपीपीटी का हम सिलेबस कवर करने वाले हैं टारगेट बैचेस में, ठीक है। तो आपका ये ध्यान रखना है इस सिलेबस के लिए। सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं परमाणु संरचना, उससे पहले मैं आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री की एक क्लास लेने वाला हूं, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए मैंने आपको सिलेबस बताया, आज के लिए यही अपनी क्लास खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।